अब तक जितना भी कुछ हमें एमसीयू से मिला है उसके जरिए 616 की कहानी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर डूम की ओरिजिन को जानेंगे, क्योंकि रूसो का ये कहना कि एंड गेम में आयरन मैन की डेथ डॉक्टर डूम के ओरिजिन का पार्ट है। 2005 में आरडीजे ने डॉक्टर डूम का ऑडिशन दिया था, लेकिन बाद में आरडीजे को मार्वल ने टोनी स्टार्क के लिए कास्ट कर दिया। एज ऑफ अल्ट्रॉन में टोनी को फ्यूचर विजन दिखना, सूट ऑफ आर्मर वाला मुद्दा, ह्यूमन्स की सेक्रेट टाइमलाइन का मैनिपुलेशन, टाइम डकैती के दौरान कैप का टोनी को डॉक्टर बोलना और टोनी का चौंकना जब हावर्ड का ये बताना कि उसका बेबी जन्म लेने वाला है। साथ ही 828 के सामने आ जाने के बाद अब ह्यूमन्स, कैंग, डॉक्टर डूम, इन सब का कनेक्शन साफ दिखाई दे रहा है। वहीं रूसो ब्रदर्स से कॉमिक कॉन में ये गलती होने वाली थी कि जब वो डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस कर रहे थे तब वो गलती से यहाँ मल्टीवर्स बोलने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को रोक लिया। तो ये सभी मुद्दे एक तरफ से तो ये बता रहे हैं कि जो 616 का आयरन मैन है वो डॉक्टर डूम बनने जा रहा है, लेकिन ये होगा कैसे? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ मार्वल ही कंटेंट मिलता है। खैर, मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, क्योंकि यहाँ कुछ बहुत ही अजीब हुआ है। फ्रैंकलिन डॉक्टर डूम के चेहरे को टच कर ही रहा है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन डॉक्टर डूम ने जो मास्क पकड़ा है उससे कुछ चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि ये कोई डॉक्टर डूम का क्लासिक मास्क नहीं है जैसा हम उसको कॉमिक्स में देखते आ रहे हैं। इस मास्क में जो डॉक्टर डूम के मास्क में डॉटेड वाला एक हिस्सा है वो यहाँ मिसिंग है। नाक का उभरापन भी गायब है और होठों के आसपास का वो एरिया जिससे मुखौटा थोड़ा एंग्री जैसा लगता है वो यहाँ इस मास्क में देखने को नहीं मिल रहा है। डॉक्टर डूम के मास्क को कॉमिक्स में कई बार चेंज किया गया है, लेकिन यहाँ पे इस मास्क में वो सब देखने को नहीं मिला। और राउंड शेप भी है जो आयरन मैन के सूट मार्क 1 से 90% मैच हो रहा है। काफी गौर से देखने के बाद अब मैं कह सकता हूँ कि जी हाँ, ये डॉक्टर डूम का मास्क आयरन मैन के मार्क 1 से मिलता है। लेकिन ऐसा मार्वल क्यों करना चाहेगा? क्या वो आरडीजे डॉक्टर डूम को वैसा ही दिखाना चाहता है जैसे उसने शुरुआत में आरडीजे आयरन मैन को दिखाया था? यहाँ कहानी बहुत ही अलग है, क्योंकि ये सब सामने आ जाने के बाद एक चीज तो साफ होती दिखाई दे रही है कि आरडीजे टोनी स्टार्क कभी आयरन मैन था ही नहीं। उसको सेक्रेट टाइमलाइन में आयरन मैन की लाइफ दी गई, क्योंकि अगर आप टोनी को देखोगे तो उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें नजर आती हैं जो डॉक्टर डूम में देखने को मिलती हैं, जैसे इंटेंसिटी, डिजायर, गॉड कॉम्प्लेक्स, जीनियस और सब कुछ सही करने के लिए कुछ भी कर देना। एंड गेम का ये सीन याद है जब हावर्ड बताता है कि आज उसके बेबी का जन्म होने वाला है, तब टोनी कंफ्यूज दिखाई देता है और होना भी चाहिए क्योंकि वो आज जन्म लेने वाला है। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन होने का कारण ये ना हो बल्कि ये हो कि टोनी आज के दिन पैदा ही नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ हावर्ड जिस चाइल्ड की बात कर रहा है वो मर गया था। कॉमिक्स में भी ऐसा हुआ है, पर यहाँ पे भी शायद ऐसा हमें दिखा दे। फिर इसके बाद हावर्ड ने दूसरा चाइल्ड अडॉप्ट किया, जैसे टोनी की कहानी कॉमिक्स में रही है कुछ वैसा ही, और इसलिए टोनी अपने ही फैमिली में थोड़ा आउटसाइडर दिखता है। वहीं हावर्ड ने टोनी को ये भी बोला था कि तुम मेरी एक महान क्रिएशन हो, लेकिन तब टोनी इस रिकॉर्डिंग में 5 साल का था। मतलब पहले ही हावर्ड ने टोनी के साथ कुछ ऐसा लोचा किया था जिससे टोनी एक तरह का सुपर जीनियस फुल ऑफ नॉलेज जैसा बन पाए। और ये जो ज्ञान का श्राप टोनी को मिला है इसके बारे में थैनोस भी जानता था। मेरे कहने का मतलब ये है कि हावर्ड ने टोनी के साथ कुछ ऐसा किया जब वो बच्चा था। यहाँ वो कुछ भी हो सकता है कि कोई समझौता या मफिस्टो के साथ कोई डील या किसी तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट, वरना कॉमिक्स की तरह यहाँ हावर्ड स्टार्क का अगर रियल बेटा होता तो वो कभी आगे जाके आयरन मैन बनता ही नहीं, क्योंकि वो मर ही जाता है। और अगर मैं इस चीज को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दूं तो हमें ये चीज भी दिखाई दे सकती है कि जो हावर्ड स्टार्क का यहाँ जो बेटा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो मर गया, फिर उसने दूसरा अडॉप्ट किया, तो यहाँ ये जो अडॉप्शन मिला वो डॉक्टर डूम ने दिया हो और डॉक्टर डूम ने खुद ही अपने एक बच्चे रूप को हावर्ड को दिया हो। अब इसके पीछे का एक रीजन तो मैं ये भी बता देता हूँ कि जैसे हीरोमेस ने किया विक्टर टाइमली वाला लोचा, अपने ही बच्चे वाले रूप को 80s में लाके पटक दिया था ताकि वो टीवीए को क्योर कर सके, वैसे ही डॉक्टर डूम के साथ यहाँ कुछ ऐसा नजर आना चाहिए। वहीं हावर्ड स्टार जब टोनी को देखता है तब वो जारविस से ये भी कहता है कि ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। तो बस अगर यहाँ पे हम ये जाना पहचाने वाला मुद्दा जो जारविस और इन तीनों के बीच जो हुआ उसको उठाकर अगर हम अभी करंट टाइम में लाएं तो डॉक्टर डूम का कनेक्शन हावर्ड स्टार्क से पहले पास्ट में दिखाया जा सकता है। मे भी यहाँ पर यह भी हो सकता है कि डॉक्टर डूम हमें कुछ ऐसा बताए कि वो पहले ही मल्टीवर्स को बचाने के लिए अलग अलग टाइमलाइंस पे ऐसे कांड कर चुका है, मतलब कुछ ऐसे बीज बो चुका है जो फ्यूचर में उसके काम में आएंगे। जैसे कॉमिक्स में मॉलिक्यूल मैन एक एंकर बीइंग था जैसे एमसीयू के अंदर है, शायद वैसे ही डॉक्टर डूम ने पूरी सेक्रेट टाइमलाइन में अलग अलग जाकर इन सारी चीजों को सेट किया हो। अब आगे ऐसा होगा या नहीं होगा इसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ 1% है, क्योंकि अभी जो एमसीयू की हालत चल रही है और जो हमने फैंटास्टिक फोर की स्टोरी देखी
उसे देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा कि मार्वल आगे इस चीज को इतने बड़े लेवल पर दिखाएगा। मार्वल बस कहानी को ग्राउंडेड रखना चाहता है, और जो मुझे लग रहा था कि टीवीएल, लोकी और अवेंजर डूम्सडे इन सब में रिक एंड मॉर्टी जैसा मजा आएगा, तो शायद मैं गलत हूँ। और पूरे मल्टीवर्स में 616 टोनी की तरह कोई दूसरा टोनी स्टार्क नहीं होगा। भले ही कुछ सुपीरियर आयरन मैन होंगे फुल ऑफ ईगो जैसे, और कुछ टोनी स्टार्क होंगे जिसको हमने आयरन मैन फर्स्ट में देखा, वैसे ही पर्सोना में। टोनी और डूम में ये दोनों चीज तो सिमिलर है कि वो दोनों जीनियस हैं, ईगो से भरे हुए हैं और एक मेटल मास्क की तरफ बढ़ते हैं जब उनकी लाइफ में वो इवेंट आता है। टोनी अपने आप को फ्यूचरिस्टिक कहता है और डॉक्टर डूम अपने आप को सेवियर। दोनों ही अपने लिए सूट बनाते हैं, वर्ल्ड ऑफ आर्मर बनाकर दुनिया को बचाना चाहते हैं। यहाँ दोनों का अपना ही एक तरीका है और इसे ही तो मार्वल यूज कर रहा है डॉक्टर डूम के लिए। आरडीजे की वापसी कोई फैन सर्विस नहीं है, ये कैंग से पहले ही डिसाइड हो गया था। मतलब एंड गेम में जो टोनी की कहानी हमें दिखाई जा रही थी, वहीं पर डॉक्टर डूम को रूसो ब्रदर्स सेट कर रहे थे। मैंने एक कनेक्शन ढूंढा है, जब कैप, ब्लैक विडो, एंटमैन टाइम डकैती का प्लान बता रहे होते हैं टोनी स्टार्क को, तब यहाँ जो आरडीजे कपड़े पहने हैं वो बिल्कुल डॉक्टर डूम के ग्रीन कलर से मिलता है। मतलब ये पहला पॉइंट था जब टोनी की कहानी डॉक्टर डूम की तरफ बढ़ रही थी। और फिर टाइम डकैती हुई, कैप ने टोनी को डॉक्टर बोला और टोनी की डेथ के चेहरे पे स्कार्स वाला वो सीन, ये सब टोनी को डॉक्टर डूम की तरफ आगे ले जा रहा है। ये सब सोचा समझा रूसो ब्रदर्स का प्लान है जो अब आगे सीक्रेट वॉर्स में यूज होगा। दूसरी तरफ जो फैंटास्टिक फोर में डॉक्टर डूम देखने को मिला है, अगर वो वाकई 8-8 से है जैसे कुछ ऑफिशियल रूमर सामने आ रहे हैं, तो अगर ऐसा दिखाया जाता है तो इसके पीछे की वजह सिर्फ ही हु रिमेंस ही होगी। हमें इस चीज को अच्छे से समझना पड़ेगा कि एमसीयू में या पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स में मार्वल की तरफ से जितना भी कुछ हमें मिला है, चाहे वो फॉक्स से हो, चाहे यूनिवर्सल से, चाहे सोनी से, वो सभी इवेंट ह्यूमन्स के सेक्रेट टाइमलाइन में ही आते हैं। इसीलिए हमें वाइड में इलेक्ट्रा, एक्समैन, ब्लेड, जॉनी स्ट्रॉम और बाकी भी ओजी कैरेक्टर देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में 8-8 यूनिवर्स का बनना ये सेक्रेट टाइमलाइन में नहीं होने वाला था, क्योंकि ये वो फैंटास्टिक फोर हैं जिनसे फ्यूचर में कैंग पैदा होगा। लेकिन उससे पहले इस टाइमलाइन में डॉक्टर डूम भी होगा, जो कैंग के वेरिएंट्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए ह्यूमन्स ने टेम्पोरल लूम में इस यूनिवर्स 8-8 को सेक्रेट टाइमलाइन में नहीं रखा था। लेकिन अब जो मल्टीवर्सल ट्री बन गया है, जिसमें अनगिनत टाइमलाइन बन रही हैं, तभी अचानक फैंटास्टिक फोर की एक नई टाइमलाइन बनी और डॉक्टर डूम भी हमें दिखाई दिया। और ये इसलिए हुआ ताकि ह्यूमन्स ये जानता था कि लोकी अगर मल्टीवर्सल ट्री वाली पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़ता है, तब तो ये मल्टीवर्स खत्म होगा ही। इसीलिए कुछ लोगों को पहले ही काम पे लगा दिया जाए ताकि वो मल्टीवर्स को बचा सके। ऐसे में फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स क्रिएट हुआ, जहां अब दो जीनियस माइंड और उनकी कहानी मल्टीवर्स को बचाएगी। सेम उसी ढंग से जैसे ह्यूमन्स ने अपने मरने के बाद भी विक्टर टैमली की कहानी को रीराइट किया। यहाँ कई सारे कांड ह्यूमन्स पहले कर चुका है जिसको हमें दिखाया नहीं गया है, बस वो धीरे धीरे हमारे सामने आ रहे हैं। इसे ऐसा भी देखो कि ह्यूमन्स ने पिछले मल्टीवर्सल वॉर को एंड किया, जहां टाइमलाइंस मिट चुकी थी। कैंग कई अर्थ को मार रहा था इनकर्जन को रोकने के लिए, तब ह्यूमन्स ने बिल्कुल नई शुरुआत की, सेक्रेट टाइमलाइन बनाई, लोगों को वहां एक लाइफ दी जो सेक्रेट टाइमलाइन के अस्तित्व के लिए जरूरी थी। और फिर वो समय आया जब इसको रीसेट करना था और एक नई सेक्रेट टाइमलाइन बनाना था। तब उसने हर एक पॉसिबिलिटीज के साथ लोकी और सिल्वी से अपने आप को मरवा दिया। पर ह्यूमन्स अपने साथ ये सब क्यों करेगा? वो क्यों लोकी की लाइफ को ऐसे मैनिपुलेट करेगा ताकि वो मल्टीवर्सल ट्री तक पहुंचे? वहीं लोकी 2 के फाइनल एपिसोड में लोकी और जो ह्यूमन्स की कन्वर्सेशन है, वो वही कन्वर्सेशन है जिसको हमने लोकी सीजन 1 के फाइनल एपिसोड में देखी थी। यहाँ ह्यूमन्स ने विक्टर टैमली टेम्पोरल लूम के बारे में बताया और ये भी कहा कि कैंग के वेरिएंट्स ऑलरेडी सेक्रेट टाइमलाइन पर हैं। लेकिन ह्यूमन्स लोकी को ये सब क्यों बता रहा था? ह्यूमन्स चाहता तो वो पहले की तरह फिर से सेक्रेट टाइमलाइन वाला लूम स्टार्ट कर सकता था, लेकिन ह्यूमन्स इस बार ये सब करने के मूड में नहीं था, क्योंकि वो सब कुछ पहले ही देख चुका है और झेल चुका है। वो जानता है कि आगे क्या होगा और अब उसके पास एक फाइनल कंक्लूजन है, जो है डॉक्टर डूम। और इस बात से मैं भी श्योर हूँ कि आप ये भी देखोगे कि डॉक्टर डूम की कहानी को ऐसे ह्यूमन्स ने सेट किया ताकि वो मल्टीवर्स को एक सही जस्टिस दे पाए। मतलब ये जो मल्टीवर्सल लूम तोड़ने वाली कहानी है, वो किसी एक बंदे से नहीं होगी। यहाँ 2 ब्रेन चाहिए और दोनों एक दूसरे के पैराडॉक्सिकल, और इसलिए सामने नाम आता है मिस्टर फैंटास्टिक और डॉक्टर डूम का। और आप इस चीज को अभी भी महसूस कर रहे होगे। एक तरफ मिस्टर फैंटास्टिक की तरफ से फ्रैंकलिन है, दूसरी तरफ डॉक्टर डूम है। कॉमिक्स में भी फ्रैंकलिन और डॉक्टर डूम ने जो ये बैटल वर्ड बनाया, एक आखिरी उम्मीद के नाम पर कि शायद यहाँ से मल्टीवर्स को रिस्टोर किया जा सके। और फ्रैंकलिन की पावर जो 8 साल बाद उसके कंट्रोल में आई, या बोल सकते हैं कि वो इसको सही से यूज करना सीख पाया, तभी तो सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स के एंड में एक मल्टीवर्स तैयार हुआ। यहाँ सिर्फ डॉक्टर डूम का काम नहीं था, यहाँ सिर्फ फ्रैंकलिन का काम नहीं था, यहाँ ये दोनों चीजों ने मिलकर काम किया। सेम यहाँ मूवीज के अंदर भी हमें दिखाई दे रहा है।
एक तरफ फैंटास्टिक फोर है और दूसरी तरफ डॉक्टर डूम, और जो मल्टीवर्स में एक तरह का केओस चल रहा है उसको एक केओस ही मिटा सकता है। खैर, जब लोकी सीरीज में ह्यूरोमिस ने कहा था कि उसके मरने के बाद कई सारे वेरिएंट सामने आएंगे और अब 828 यूनिवर्स है जहाँ मिस्टर फैंटास्टिक और डॉक्टर डूम है, तो जाहिर है इसी के फीचर से कैंग प्राइम भी होगा। मल्टीवर्सल ट्री और फ्री विल की आड़ में ब्रांच टाइमलाइंस लगातार बन रही हैं, तो कैंग के वेरिएंट्स भी आगे नजर आएंगे। इमोर्टस को काउंसिल के साथ जब दिखाया गया तब टाइमलाइंस को देखकर ये साफ पता चलता है कि यहाँ मल्टीवर्सल ट्री बन चुका है और जो कैंग को एक्साइल किया गया होगा वो उसी समय पर होगा। दूसरी तरफ जब कैंग के दिमाग में जेनेट ने देखा कि कैंग टाइमलाइंस को उड़ा रहा है, कई अर्थ को केवल एक ही लेजर से नष्ट कर दे रहा है, मतलब कैंग कहीं ना कहीं इनकर्जन को रोक ही रहा था, बस उसका तरीका थोड़ा क्रूशल था और इसी चीज को लेकर कैंग को एक्साइल कर दिया। क्वांटम रेल में फेंका गया जो था 616 के पास। और हाँ, बाहर से टाइमलाइंस को देखते हैं तब आप समय के बाहर होते हैं, लेकिन टाइमलाइन में ये चीज 0 से एंड तक अपनी पूरी लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए कैंग को टाइम वॉर्टेक्स के जरिए 616 में साल 1990 के आसपास कहीं फेंका गया होगा। और जब कैंग को क्वांटम रेल में फेंका गया तो क्या ये बात ह्यूरोमिंस नहीं जानता था कि कैंग कहाँ है, जेनेट उससे मिलेगी और वो वापस से आ सकता है 616 पर। और क्या ह्यूरोमिंस कैंग के मोटिव को नहीं जानता था कि वो भी मल्टीवर्स को बचाना चाहता है और काउंसिल ऑफ कैंग्स के साथ कई कैंग्स को मारना चाहता है। ह्यूरोमिंस ने कॉन्करर नाम को मेंशन भी किया था और उसको उसने एक मोहरा भी बनाया है ताकि वो भी आगे जाके मल्टीवर्स को बचा सके, क्योंकि अब ह्यूरोमिंस के जाने के बाद कैंग भी वापस आ रहा है और डॉक्टर डूम भी। और अगर इस कहानी को मैं ऐसे समझूं कि 828 जो यूनिवर्स है उसकी वजह से डॉक्टर डूम है और इसी यूनिवर्स 828 के फ्यूचर में कैंग प्राइम भी पैदा होगा और यहीं से कई सारे ब्रांच टाइमलाइन बन रही है थैंक्स टू मल्टीवर्सल ट्री, तो उससे कई सारे कैंग के वेरिएंट्स भी पैदा होंगे जिसकी वजह से आगे इमोर्टस, रामाटोड, स्कारलेट सेंचुरियन और काउंसिल ऑफ कैंग्स बने। कैंग ने देखा कि लगातार इनकर्जन हो रहा है, इसलिए उसने टाइमलाइंस को मिटाना शुरू कर दिया। इमोर्टस ने कैंग को पकड़ा, उसे एक्साइल कर दिया और टाइम वॉर्टेक्स से उसे क्वांटम रेल्म भेज दिया। मतलब समझ रहे हो कि यहाँ ये जितना कैंग का मुद्दा हुआ है वो इसी मल्टीवर्सल ट्री से है। लेकिन ह्यूरोमिंस ने लोकी से ये बोला था कि उसके वेरिएंट ऑलरेडी सेक्रेट टाइमलाइन पर मौजूद हैं और तब तक तो मल्टीवर्सल ट्री बना भी नहीं था। तब यहाँ ह्यूरोमिंस किस वेरिएंट की बात कर रहा था जो सेक्रेट टाइमलाइन पर थे? तो भाई लोग, यहाँ मेरी वो थ्योरी सामने आती है जब मैंने ये कहा था कि ह्यूरोमिंस पिछले मल्टीवर्स से है, सेक्रेट टाइमलाइन TVA उसने बनाया, तब उसके साथ इमोर्टस, रामाटोड और स्कारलेट सेंचुरियन भी थे। और अब जो 828 का फीचर हमारे सामने आया है जिससे प्राइम कैंग से कई सारे वेरिएंट्स की शुरुआत हो जाएगी और यही वेरिएंट्स मल्टीवर्स में फैलने की बजाय काउंसिल को ज्वाइन कर लेंगे। और ऐसे ही कैंग ने इमोर्टस की इस काउंसिल को ज्वाइन करने से मना किया और अपने ढंग से मल्टीवर्स को क्योर करने लगा जो काफी ब्रूटल था। अब कैंग को एक्साइल कर दिया गया। मतलब ह्यूरोमिंस की राइटिंग इतनी परफेक्ट है कि उसने 828 यूनिवर्स की कहानी के जरिए कैंग, मिस्टर फैंटास्टिक, फ्रैंकलिन, डॉक्टर डूम और यहाँ तक कि काउंसिल ऑफ कैंग को सेटअप कर दिया है। अब डॉक्टर डूम के ओरिजिन की बात रह गई तो 828 का यूनिवर्स डॉक्टर डूम की लाइफ स्टोरी को दिखा सकता है, क्योंकि अभी 828 यूनिवर्स पे किसी तरह का कोई भी मैनिपुलेशन नहीं हुआ है। यहाँ डॉक्टर डूम की कहानी हमें वैसे ही देखने को मिलेगी जैसा हम कॉमिक्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं। और अगर MCU डॉक्टर डूम को पिछले मल्टीवर्स से दिखाता है जहाँ से ह्यूरोमिंस और इमोर्टस ये सभी लोग हैं, तो कहानी और भी पूरे ढंग से बदल जाएगी। और हाँ, अब डूम्सडे को लेकर एक चीज ऐसी भी है जो अब मेरे सामने आने लगी है। मुझे डर है कि ये कहीं डूम्सडे की कहानी को कुछ गोबर न कर दे। बहुत कुछ है स्टोरी में और बहुत कुछ डॉक्टर डूम के साथ हो सकता है। आपने तो ये देख ही लिया होगा कि जितनी भी मैंने डॉक्टर डूम की थ्योरी दी है वो कुछ अलग ही लेवल पर है, लेकिन मार्वल अगर इनसे भी कुछ कम देता है तो ये निराशाजनक तो होगा ही। साथ ही मुझे यह भी लग रहा है कि कैंग की जो मैंने यहाँ कहानी बताई वो शायद आपके पल्ले नहीं पड़ी और आप मुझे एक और मौका दो, मैं ये ह्यूरोमिंस, इमोर्टस, कैंग द कॉन्करर, इन सब की कहानी को एक परफेक्ट कंक्लूजन के साथ आपको दूंगा। क्या आप रेडी हो? नीचे कमेंट में जरूर बताना। और एक हम्बल रिक्वेस्ट, पिछले 8 साल की तरह अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं इस चैनल पर सिर्फ मार्वल ही कंटेंट देता हूँ और इसी से मेरा खाना पानी जो भी है सब चल रहा है, तो एक छोटा सपोर्ट दे दो यार। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय। किस कलर की चड्डी पहने हो?